तो आज की इस गहन चर्चा में यानी इस डीप डाइव में हम उसी विलन के अंत और भारत की अर्थव्यवस्था के नए सुपरचार्ज्ड इंजन को डिकोड करने जा रहे हैं, जिसे हम जीएसटी 2.0 कहते हैं। ये भारत के वन नेशन वन टैक्स के उस संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर का पूर्ण रूप से नया अवतार है। हम आज सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या बदला है, हम उस क्यों और कैसे पर भी बात करेंगे, जिसने स्वास्थ्य सेवा, रियल एस्टेट से लेकर हमारी रोजमर्रा की कोल्ड ड्रिंक्स तक के बाजार को पूरी तरह से रीसेट कर दिया है। तो अगर ये सुपरचार्ज्ड इंजन इतना ही शानदार है, तो एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, क्या यही कि हम दशकों तक उस पुरानी खटारा और टैक्स पर टैक्स वाली व्यवस्था के साथ ही क्यों चलते रहे? मतलब हमारे स्रोत में इस पूरी यात्रा का एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन दिया गया है। हाँ, वो 25 साल वाला टाइमलाइन। बिल्कुल, ये बताता है कि इस नई गाड़ी को बनने में पूरे 25 साल लग गए। सोचिए, इसकी शुरुआत साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हुई थी। 25 साल का नीतिगत संघर्ष। मैं यही सोच रही थी कि इतना समय क्यों लगा, कोई रातों रात चमत्कार क्यों नहीं हुआ? देखिए, इतना लंबा समय लगने का मुख्य कारण था अविश्वास और राज्यों की अपनी वित्तीय स्वायत्ता यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खोने का डर। अच्छा। जाहिर है, भारत एक संघीय देश है जहां केंद्र और राज्य दोनों को अलग अलग टैक्स लगाने का अधिकार था। तो राज्य सरकारों को डर था कि अगर एक साझा टैक्स प्रणाली आ गई तो उनकी कमाई का स्रोत खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, उन्हें लगा कि हर पैसे के लिए केंद्र के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। 2000 से लेकर 2016 तक का सफर इन्हीं असहमतियों, लंबी बैठकों और ड्राफ्ट्स के बीच झूलता रहा। मतलब राज्यों को ये विश्वास दिलाना सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनके राजस्व का नुकसान नहीं होगा। एकदम सही। और इसी भारी जद्दोजहद के बाद आता है 3 अगस्त 2016 का वो ऐतिहासिक दिन। अरे हाँ, जब ये बिल राज्यसभा में पास हुआ। हमारे दस्तावेज में इस तारीख को याद रखने की एक बड़ी मजेदार नीतिगत मार्केटिंग ट्रिक भी दी गई है। जी, वो जीएसटी के अक्षरों वाली। हाँ, जीएसटी में कुल 3 अक्षर होते हैं और ये बिल पास हुआ 3 अगस्त को। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। और इसके बाद 1 जुलाई 2017 की वो आधी रात जब संसद के सेंट्रल हॉल से इसे लॉन्च किया गया। दस्तावेज बताता है कि इसे 101वें संविधान संशोधन का नाम दिया गया, जिसे बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से शगुन के 101 के तौर पर भी देखा जाता है। शगुन के 101, वाह। हाँ, और संविधान संशोधन इसलिए जरूरी था क्योंकि संविधान में बदलाव किए बिना राज्यों और केंद्र के टैक्स अधिकारों को एक साथ मिलाया ही नहीं जा सकता था। भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत बड़ा दाव था। जी, बहुत बड़ा दाव। लेकिन यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। अगर 2017 में हमने इसे लॉन्च कर ही दिया था, तो फिर आज 22 सितंबर 2025 को इस जीएसटी 2.0 या जिसे महासुधार कहा जा रहा है, उसकी नौबत क्यों आई? क्या वो 2017 का मॉडल महज एक प्रयोग था? उसे आप एक तरह की टेस्ट ड्राइव कह सकते हैं। 2017 का मॉडल एक बहुत बड़ा कदम था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें कई तकनीकी खामियां थी और दरें बहुत उलझी हुई थी। अच्छा। लेकिन इससे पहले कि हम 2025 के इस 2.0 वर्जन की बात करें, हमें उस बीमारी को समझना होगा जिसे ठीक करने के लिए ये पूरी कवायद शुरू हुई। वो कैस्केडिंग इफेक्ट? बिल्कुल, वही टैक्स पर टैक्स का मकड़ा जाल जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था। तो चलिए इस मकड़ जाल के अर्थशास्त्र को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। मैं हमारे पीडीएफ में दिए गए उस कुर्सी वाले उदाहरण को ही लेती हूँ। जी, बताइए। मान लीजिए कारखाने में एक कुर्सी बनती है, उसकी मूल कीमत 100 रुपए है। पुरानी व्यवस्था में क्या होता था कि केंद्र सरकार ने उस पर 10 रुपए का एक्साइज यानी उत्पाद शुल्क लगा दिया। हाँ, तो कीमत हो गई 110 रुपए। यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ आती है। देखिए, असली समस्या तो इसके बाद शुरू होती है, जब वो 110 रुपए की कुर्सी कारखाने से निकलकर राज्य के बाजार में पहुंचती है ना। तो राज्य सरकार उस पर वैट लगाती है। हाँ, लेकिन किस रकम पर? तकनीकी रूप से राज्य सरकार को सिर्फ कुर्सी की मूल कीमत यानी 100 रुपए पर। जी, 100 रुपए पर टैक्स लगाना चाहिए था। लेकिन वो क्या करते थे कि केंद्र के उस 10 रुपए के टैक्स को भी मूल कीमत का हिस्सा मान लेते थे और उस पूरे 110 रुपए पर अपना वैट लगा देते थे। बाप रे, यानी उपभोक्ता सिर्फ कुर्सी का पैसा नहीं दे रहा है, वो पिछले चरण में चुकाए गए टैक्स के ऊपर भी टैक्स दे रहा है। बिल्कुल। ये तो जैसे पहाड़ से लुढ़कता हुआ कोई बर्फ का गोला हो गया, जो नीचे आते आते विशाल और भारी हो जाता है। माल जब उत्पादन से होलसेलर, फिर रिटेलर और अंत में ग्राहक तक पहुंचता था, तो चीजें बेवजह बहुत महंगी हो जाती थी।
और इसी कैस्केडिंग इफेक्ट को तोड़ने का एकमात्र पक्का इलाज था डेस्टिनेशन टैक्स। गंतव्य आधारित कर। जी, जो कि जीएसटी की असली आत्मा है। नई व्यवस्था में हर चरण पर जो सिर्फ मूल्यवर्धन होता है, जिसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है। और सबसे बड़ी बात, टैक्स का जो असली पैसा है वो उसी राज्य के खजाने में जाता है जहां सामान अंतिम रूप से खरीदा और इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि जहां वो बना। रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा तार्किक पेंच नजर आ रहा है। कैसा पेंच? अगर कोई राज्य, मान लीजिए गुजरात का उदाहरण लेते हैं, गुजरात दिन रात मेहनत करके कारखाने चला रहा है, वो उद्योगों के लिए जमीन दे रहा है, अपने राज्य की बिजली खर्च कर रहा है, कारखानों का भारी प्रदूषण भी झेल रहा है, लेकिन अगर उसका बनाया सामान पंजाब में बिक रहा है तो टैक्स का पैसा पंजाब को क्यों मिलेगा? ये सवाल उठना लाजमी है। ये तो उत्पादन करने वाले राज्य के साथ बहुत भारी नाइंसाफी लग रही है मुझे। गुजरात का इसमें क्या फायदा हुआ? देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है और मैं बता दूं कि 2016-17 के दौरान मैन्युफैक्चरिंग राज्यों की सबसे बड़ी आपत्ति यही थी। जाहिर सी बात है। लेकिन हमें अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स के एक बुनियादी अर्थशास्त्रीय नियम को समझना होगा यहाँ। वो क्या है? टैक्स का जो आर्थिक बोझ होता है ना, वो कोई कारखाना या कंपनी अपनी जेब से नहीं उठाती। वे तो बस सरकार के लिए टैक्स जमा करने वाले एक एजेंट की तरह हैं। अच्छा। टैक्स का असली बोझ हमेशा अंतिम उपभोक्ता उठाता है। यानी अगर पंजाब का नागरिक गुजरात में बनी कुर्सी खरीद रहा है तो अपनी मेहनत की कमाई से वो जो टैक्स का पैसा है वो पंजाब का नागरिक दे रहा है। एकदम सटीक। और क्योंकि जेब पंजाब के नागरिक की ढीली हो रही है, इसलिए उस टैक्स के पैसे पर असली हक भी उसी राज्य का बनता है जहां का नागरिक उसका बोझ उठा रहा है। अब समझ आया। यही न्याय संगत है। अगर हम उत्पादन पर टैक्स लगाते हैं तो हम वास्तव में देश के भीतर ही व्यापार की लागत बढ़ा रहे होते हैं। डेस्टिनेशन टैक्स ये पक्का करता है कि उपभोक्ता राज्य को उसका हक मिले और उत्पादक राज्य को पूरे देश का एक बाधा रहित बाजार मिले। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अहम अंतर है। उपभोक्ता ही राजा है, ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है जी, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच इस पैसे का बंटवारा बिना किसी झगड़े के कैसे होता है? क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो कोई भी अपना हिस्सा छोड़ना नहीं चाहता। यहीं पर संघीय ढांचे का वो पारदर्शी गणित काम आता है, जिसे हमारे स्रोत दस्तावेज में बहुत विस्तार से समझाया गया है। वो 4 हिस्सों वाला? हाँ, इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। CGST यानी केंद्र का हिस्सा, SGST यानी राज्य का हिस्सा, IGST जो अंतर्राज्य व्यापार के लिए है, और UTGST जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। अगर व्यापार राज्य की सीमा के भीतर ही हो रहा है, जिसे इंट्रास्टेट कहते हैं, तो वो तो बहुत सीधा है। बिल्कुल जैसे PDF में समझाया है, अगर गुजरात का व्यापारी गुजरात के ही ग्राहक को सामान बेचता है और उस पर 12% टैक्स है, तो वो एकदम आधा आधा बढ़ जाएगा। 6% सीधे केंद्र यानी CGST के खाते में और 6% सीधे राज्य यानी SGST के खाते में। इसमें तो कोई बिचौलिया है ही नहीं। सही कहा। लेकिन असली सिरदर्द तब होता है जब व्यापार राज्य की सीमा पार करता है, जिसे इंटरस्टेट कहते हैं। जी, मान लीजिए उत्पादन गुजरात में हो रहा है और माल पंजाब जा रहा है। अब गुजरात की सरकार चाहेगी कि टैक्स उसे मिले और पंजाब की सरकार अपना हक मांगेगी। जीएसटी कोई अलग से नया टैक्स नहीं है, ये बस एक क्लियरिंग हाउस या मध्यस्थ की तरह काम करता है। मतलब अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो केंद्र सरकार यहाँ एक सख्त रेफरी की भूमिका में आ जाती है। बिल्कुल, एक रेफरी की तरह। जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो केंद्र सरकार पूरे 18% IGST के रूप में वसूल लेती है। वो पैसा न तो गुजरात को देती है न तुरंत पंजाब को। हाँ, केंद्र सरकार वो पूरा पैसा अपने पास सुरक्षित रखती है। फिर जब ये तय हो जाता है कि माल अंतिम रूप से पंजाब के उपभोक्ता ने ही खरीदा है, तो केंद्र उस 18% में से अपना आधा हिस्सा यानी 9% अपने पास रखती है और बाकी का 9%? बाकी का 9% उस उपभोक्ता राज्य यानी पंजाब को सौंप देती है। अरे वाह! इससे राज्यों के बीच कोई विवाद या बेईमानी की गुंजाइश ही नहीं बचती। अगर केंद्र सरकार मध्यस्थ बनकर सारा पैसा पहले अपने पास ही रख रही है तो क्या इससे केंद्र बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाता? मतलब वो जब चाहे राज्यों का पैसा रोक सकती है। ये जो फैसले लेने की पूरी ताकत है, ये असल में किसके पास है? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसी डर को खत्म करने के लिए तो GST काउंसिल का निर्माण किया गया था।
अच्छा। ये काउंसिल ही तय करती है कि किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा, और इसमें वोटिंग का जो गणित है ना, वो भारतीय लोकतंत्र का एक मास्टर क्लास है। हाँ, हमारे दस्तावेज में इस वोटिंग पावर का जो चेक और बैलेंस सिस्टम समझाया गया है वो सच में चौंकाने वाला है। जी। इसमें साफ लिखा है कि कोई भी फैसला तब तक पास नहीं हो सकता जब तक उसे 75% यानी 3/4 बहुमत ना मिल जाए। और मजा देखिए इस 75% तक पहुंचने के रास्ते का। इस काउंसिल में केंद्र सरकार के वोट का जो वेटेज है, यानी जो वजन है, वो 33.3% है, यानी 1/3। और भारत के सभी राज्यों के कुल वोट का वेटेज 66.7% है, यानी 2/3। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ना तो केंद्र सरकार अकेले अपनी मर्जी से कोई कानून थोप सकती है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसके पास सिर्फ 33.3% पावर है और चाहिए 75%। सही। और ना ही सारे राज्य मिलकर केंद्र को दरकिनार कर सकते हैं, क्योंकि उनका कुल जोड़ 66.7% है, जो 75 से कम है। एकदम सही विश्लेषण है। कोई भी फैसला तभी पास होगा जब केंद्र और ज्यादातर राज्य सहमत हों। ये एक ऐसा ढांचा है जो सर्वसम्मति को मजबूर करता है। और हमारे दस्तावेज में इस गणित को कानूनी ताकत देने वाले संविधान के अनुच्छेद 269A का जिक्र है। हाँ, और उसे याद रखने के लिए पीडीएफ में एक बड़ी मजेदार प्रशासनिक ट्रिक भी दी गई है। वो ट्रिक? हाँ, 279, वरना पुलिस पकड़ेगी। हाँ, 279 वरना पुलिस पकड़ेगी। ऐसी ट्रिक्स ना नीरस कानूनी धाराओं को दिमाग में हमेशा के लिए चिपका देती हैं। बिल्कुल। तो चलिए, ये मान लिया कि बुनियादी ढांचा और पैसे के बंटवारे का ये जो गणित है, वो बहुत मजबूत है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा था, 2017 के शुरुआती प्रयोग में एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो दरों वाली समस्या। हाँ, एक ही वस्तु पर कई तरह की दरें लागू होती थीं, 5, 12, 18, 28 और उनके बीच के अनगिनत अपवाद। इसने तो व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को भारी कंफ्यूजन में डाल दिया था। और इसी उलझे हुए जाल को काटने के लिए ही तो 4 सितंबर 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई। अच्छा। इस ऐतिहासिक फैसले ने भारत के टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से सरल कर दिया, जिसे 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 के रूप में पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो क्या बदलाव हुआ इसमें? पुराने जो 4 स्लैब्स थे उनको समेटकर मुख्य रूप से सिर्फ 2 स्लैब बना दिए गए हैं। कौन कौन से? 5% और 18%। और इसके अलावा 0% तथा 40% की 2 नई और बिल्कुल स्पष्ट श्रेणियां गढ़ी गई हैं। तो आइए इस नए सिस्टम के 0% और 5% स्लैब का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। 0% स्लैब को दस्तावेज में जीवन रक्षा श्रेणी का नाम दिया गया है। जी। जो जीवन रक्षक दवाएं पहले 12% टैक्स के भारी बोझ तले दबी थीं, वे अब सीधे 0% पर आ गई हैं। ये बहुत बड़ी राहत है। और इसके अलावा बिना ब्रांड का दूध, पनीर और रोटी जैसी आम आदमी के भोजन की बुनियादी चीजें भी पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत ही संवेदनशील और मानवीय आर्थिक कदम है। बिल्कुल। इसके बाद आता है 5% स्लैब, जिसे दैनिक जरूरत कहा गया है। साबुन, हेयर ऑयल, शैम्पू, घी, चॉकलेट और मार्बल जैसी वस्तुएं जो पहले 12 या 18% के बीच झूल रही थीं, उन्हें एक साथ खींचकर 5% पर ला दिया गया है। लेकिन अगर हम इसे वृहद आर्थिक नजरिए से, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक नजरिए से देखें, तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? मेरा मतलब है, अगर सरकार ने आम आदमी की इतनी सारी चीजों पर टैक्स 0 या 5% कर दिया है, तो इससे तो सरकार के खजाने पर सीधा असर पड़ेगा ना? हम बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या इससे देश का बुनियादी ढांचा, जैसे सड़क और अस्पताल बनाने के लिए जो जरूरी पैसा है, वो कम नहीं हो जाएगा? देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ रणनीति ये है कि आम आदमी के दैनिक उपयोग की चीजों को सस्ता रखकर उसकी जेब में खर्च करने योग्य आय बढ़ाई जाए, जिसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। जी। जब आम आदमी के पास पैसा बचेगा तो वो बाजार में अन्य चीजें खरीदेगा, जिससे मांग बढ़ेगी। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, उसका जवाब हमारे स्रोत के अगले हिस्से में है। वो 18% का स्लैब? बिल्कुल, जिसे अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन कहा गया है। तो ये 18% का स्लैब असल में वो वर्कहॉर्स है जो अर्थव्यवस्था का सारा भार खींच रहा है। जी। इसमें सीमेंट, टीवी, छोटी कारें, मोबाइल फोन और डिशवॉशर जैसी चीजें हैं। यहाँ मुझे जो सबसे बड़ा बदलाव नजर आ रहा है पीडीएफ में, वो सीमेंट वाला। हाँ, सीमेंट और छोटी कारों को 28% के भारी स्लैब से उतारकर सीधा 18% पे लाना। 28 से 18
ये तो बहुत बड़ी कटौती है। ये कटौती जानबूझकर की गई है ताकि एक रिपल इफेक्ट पैदा किया जा सके। वो कैसे? इसे जमीनी स्तर पर समझते हैं। जब सीमेंट पर 10% टैक्स कम होता है तो वो सीधा सीधा सस्ता हो जाता है, और सीमेंट सस्ता होने से घर या बिल्डिंग बनाने की लागत काफी कम हो जाती है। और लागत कम होने का मतलब है रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल। बिल्कुल। जब घर सस्ते होंगे और कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो वो अपने साथ सिर्फ ईंट पत्थर नहीं लाएगा, बल्कि रोजगार भी लाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले मजदूरों, पेंटर्स, प्लम्बर्स और इलेक्ट्रिशियंस के लिए हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। जी। यानी सीमेंट सस्ता करने का सीधा कनेक्शन एक मजदूर के घर चूल्हा जलने से है। इसे ही अर्थशास्त्र में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। 18% स्लैब में रखा गया हर उत्पाद इसी तरह से मांग और रोजगार का एक चक्र बनाता है। बहुत ही शानदार रणनीति है। लेकिन फिर भी 0 और 5% में दी गई छूट से सरकार को जो घाटा हो रहा है उसकी भरपाई सिर्फ इस 18% वाले स्लैब से नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर? इसके लिए हमें सबसे ऊपरी स्लैब यानी 40% वाले स्लैब की तरफ देखना होगा। 40% टैक्स? ये तो किसी भारी भरकम हथौड़े की तरह है। बिल्कुल हथौड़ा ही है। दस्तावेज में इसे पाप और लग्जरी उत्पादों का स्लैब कहा गया है, सिन गुड्स। इसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और अत्यधिक विलासिता वाली चीजों को रखा गया है, जैसे सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, प्रीमियम कारें, और यहाँ तक कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो भी इस भारी भरकम 40% टैक्स के दायरे में आते हैं। हाँ, हालांकि यहाँ श्रोताओं के लिए ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि इतने बड़े बदलावों के बावजूद सरकार ने कुछ चीजों को फिक्स रेट्स पर ही रखा है। वो अपवाद वाले हिस्से में जो दिया है। जी, ये महत्वपूर्ण अपवाद है। सोने पर टैक्स 3% पर फिक्स है, हीरे पर 0.25% है, और 2500 रुपए से जो महंगे प्रीमियम कपड़े हैं उन्हें 18% पर ही रखा गया है। इन सभी स्लैब्स को याद रखने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शानदार नया सूत्र दिया गया है। वो कविता जैसा। हाँ, रोटी दवा पर 0, नहाना धोना 5, मकान गाड़ी 18 और विलासिता पर 40। बहुत बढ़िया। ये तो किसी स्लोगन की तरह दिमाग में छप जाता है, लेकिन यहाँ जो सबसे अहम आर्थिक सिद्धांत काम कर रहा है वो है राजस्व तटस्थता का, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी। जी। दस्तावेज इसे अर्थशास्त्र का मॉडर्न रॉबिनहुड कहता है। ये मॉडर्न रॉबिनहुड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसका सीधा सा मतलब है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। मतलब जब सरकार जीवन रक्षक दवाएं और भोजन 0% पर देती है तो जाहिर है उसे घाटा होता है। बिल्कुल। तो उस घाटे की पूरी भरपाई वो उन हानिकारक उत्पादों और लग्जरी चीजों से करती है जिन पर 40% का भारी टैक्स लगा है। यानी ये मॉडर्न रॉबिनहुड कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है। वो एक बहुत ही पारदर्शी और कानूनी तरीके से एक अमीर व्यक्ति की प्रीमियम कार और सिगरेट के शौक पर भारी टैक्स लगा रहा है। जी। और उसी पैसे का इस्तेमाल एक गरीब परिवार की जीवन रक्षक दवा का खर्च उठाने के लिए कर रहा है। अमीरों के शौक से पैसा निकालकर आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को सस्ता करने का ये एक बेहतरीन न्यायपूर्ण बंटवारा है। सैद्धांतिक रूप से तो ये व्यवस्था एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन व्यवहार में जब 0% और 40% के टैक्स में इतना बड़ा और स्पष्ट अंतर होता है ना, हाँ, तो बाजार की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठती। जहां नियम होते हैं वहां बड़ी कंपनियां और उनके वकील लूप होल्स यानी कमियां ढूंढी लेते हैं। ओहो, और यहीं से जीएसटी 2.0 की सबसे बड़ी और चुनौतीपूर्ण परीक्षा शुरू होती है। बिल्कुल। कॉर्पोरेट जुगाड़। पीडीएफ में वो जो चित्र बना है, 0 और 40 के बीच की खाई इतनी गहरी है कि एक कंपनी जो 40% टैक्स वाला हानिकारक एनर्जी ड्रिंक बनाती है, वो पूरी कोशिश करेगी कि अपने उत्पाद को किसी तरह 0% वाली दवा या आवश्यक स्वास्थ्य पेय की श्रेणी में घुसा दे। बिल्कुल, वो कीप लगाकर बॉटल में भरने वाला चित्र है। हाँ। अब सवाल ये है कि क्या एक एनर्जी ड्रिंक विलासिता का पेय है या एक हेल्थ सप्लीमेंट? ये एक ऐसा विवाद है जो आने वाले समय में जीएसटी काउंसिल का बहुत समय खाएगा। वर्गीकरण की समस्या। 2017 की उलझे जालों को काटकर टैक्स बैरियर खत्म करके रफ्तार वाला हाईवे तो बना दिया गया है। जी। लेकिन इन कॉर्पोरेट चालाकियों को रोकना, क्लासिफिकेशन के इन विवादों को सुलझाना, ये सब भविष्य की बैठकों का सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। ये तो सच में एक कभी ना खत्म होने वाले चूहे बिल्ली के खेल जैसा हो गया है। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी का आइकन दबाएं।